मेरे जो नोट्स हैं क्वेश्चन बैंक, उसके अंदर से जिन बच्चों को जिन क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आ रही है वो अक्सर मेरे साथ क्वेश्चन शेयर करते रहते हैं, और फिर मैंने अब ये सोचा है कि हम इन तमाम क्वेश्चंस को डिस्कस कर लें ताकि एक तो उन बच्चों का भला हो जाए और उनको डिटेल से वो क्वेश्चन समझ आ जाए, और इसके अलावा बाकी फ्यूचर में भी जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी इसमें अगर दिक्कत आए तो वो फ़ौरन से उसको रिजॉल्व कर सकें। तो कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन चैप्टर 5-6 फाइनेंस से रिलेटेड ही होंगे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, हाउ लॉन्ग विल इट टेक, हाउ लॉन्ग विल इट टेक। ठीक है जी, तो यहाँ से हमें पता चलेगा कोई टाइम हम लोगों ने फाइंड आउट करना है। फॉर ₹1500 इन्वेस्टेड एट 7% सिंपल इंटरेस्ट टू ट्रिपल इन अमाउंट, यानी कि 1500 रुपये 3 गुना कब होंगे, कितनी देर में होंगे, जबकि इंटरेस्ट 7% है और सिंपल इंटरेस्ट है। तो जो बातें हमें पता चली वो ये है कि सिंपल इंटरेस्ट का सवाल है, रेट जो है वो 7% है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो आपने की है दैट इज़ 1500 एंड यू नीड टू फाइंड आउट द टाइम, जबकि आपका जो फ्यूचर वैल्यू है जिसे हम एस कहते हैं या एफ कहते हैं दैट इज इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई बाई 3 यानी कि 4500। तो 1500 रुपये 4500 रुपये कितनी देर में होते हैं, दिस इज द क्वेश्चन, राइट। अच्छा, सिंपल इंटरेस्ट के केस में जो फ्यूचर वैल्यू होती है डेट इज इक्वल टू एस इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर। आपकी जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है 1500, 1 प्लस रेट इज 0.07 एंड द टाइम इज द थिंग दैट यू नीड टू फाइंड आउट, राइट। ओके जी, और फ्यूचर वैल्यू जो है डेट इज 4500। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। 45 डिवाइडेड बाई 1500, 4500 डिवाइडेड बाई 1500 इज इक्वल टू 1 प्लस 0.073, और यहाँ से आपको बचेगा आंसर 3। 3 माइनस 1 विल बी इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 0.070 एंड द टाइम विल बी इक्वल टू 2 ओवर 0.07, और ये जो आंसर आएगा दैट विल बी इक्वल टू 28.57 ईयर्स। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे जो डिफ़िकल्टी आती है जो मैं डिस्कस भी करना चाहता हूँ वो ये है कि 28.57 ईयर्स मीन्स कि 28 साल पूरे लगेंगे और 29वें साल का भी 0.5714 जो है वो, कभी कभार बच्चे इसको गलती से कहते हैं जी 28 साल में ये पूरा हो जाएगा। ये 28 साल नहीं है बल्कि ये 29 साल है, क्योंकि 28 सालों में तो इतने पैसे नहीं होंगे, इससे कम पैसे होंगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि अगर हम इस 28.5714 को मंथ्स में कन्वर्ट करना चाहें, ईयर्स और मंथ्स में, तो वी नीड टू मल्टीप्लाई द डेसिमल प्लेसेस टू द सम नंबर्स जो कि हम लोगों ने इससे पहले भी डिस्कस किए हुए हैं। तो फर्स्ट करें कि अगर हम ईयर्स की बात करते हैं तो हमारा जो आंसर है दैट इज़ एक्चुअली 28.5714। हाँ, इसमें आपको सपोज करने की क्या ज़रूरत है, ये तो आपका करेक्ट आंसर आया हुआ है 571428, और इसके बाद ये कंटिन्यूसली 571428 चलता चला जाएगा। अच्छा जी, तो दिस इज द आंसर इन ईयर्स। हाँ, अगर आप ईयर्स और मंथ्स में फाइंड आउट करना चाहते हैं जैसे कि यहाँ पे है, वैसे तो इवन आपको इसको कन्वर्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है, यू हैव आइडेंटिफाइड कि योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। हाउएवर, अगर आपने इसको कन्वर्ट करना है तो आप क्या करते हैं कि दिस इज एक्चुअली 28 ईयर्स, और ये जो डेसिमल के बाद वाला होता है ना जी 0.571428, आपने अब इसको नंबर ऑफ मंथ्स इन ए ईयर से मल्टीप्लाई करना है। तो 0.571428 multiply by 12, you will get the answer equal to 6.85. 6.857136. तो दिस इज एक्चुअली 28 years 6 months, और उसके बाद 7वें महीने का भी 0.857136 जो है that will be used. अच्छा, तो योर आंसर विल बी इक्वल टू 28 years and 7 months। ठीक है, क्योंकि अगर 28 years and 6 months आप कहेंगे तो वो गलत होगा, क्योंकि छठे महीने के जो है वो एंड तक भी आपके पास पूरे 4500 नहीं बन रहे थे। यू आल्सो नीडिड 0.857136 पार्ट ऑफ योर 7th मंथ। अच्छा जी, इवन मैं यहाँ से इसको डेज में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ। मैं कहता हूँ कि जो डेसिमल से पहले है दिस इज माई मंथ्स, और जो डेसिमल के बाद वाला है विच इज 0.857136, आई विल नाउ मल्टीप्लाई इट विद 30। तो 0.857136 बी मल्टीप्लाई बाय 30 विल बी इक्वल टू
25.71408, राइट। तो इसका मतलब ये है कि जो 7वां महीना है उसके 25 दिन लगे हैं, 25 डेज, और उसके बाद 26वें दिन का भी 0.71408 लगा है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि वैसे तो हम डेज से आगे जाते ही नहीं है, नॉर्मली हम मंथ से आगे बहुत कम जाते हैं। तो जो आपके पास अब करेक्ट आंसर है डैट इज एक्चुअली 28 years 6 months and 25 days। सही है जी। लेकिन हम लोगों ने इसको जो आंसर दिया है वो 28 years 7 month तक ही दिया है, ठीक है जी। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं जनाब। अच्छा जी, ये सवाल पर्टिकुलरली स्टूडेंट्स को काफ़ी परेशान करता है, बच्चे इसमें काफ़ी स्ट्रगल करते हैं क्योंकि यहाँ पे इंफॉर्मेशन एज रेडली अवेलेबल नहीं है जिस तरह से नॉर्मली बाकी क्वेश्चंस में होती है। तो इस क्वेश्चन को ज़रा गौर से देखते हैं। उन्होंने कहा है कि इस सम ऑफ मनी, कुछ पैसे हैं, डबल इट सेल्फ इन 10 years, जो 10 सालों में डबल हो जाते हैं। तो ना पैसे बताए, फिर ये भी नहीं पता चलेगा कितनी देर में अपना डबल हो के वो कितने हो जाते हैं। हाँ, ये ज़रूर बताया कि 10 years में हो जाते हैं, रेट भी नहीं पता। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक बात है, ये जो पहले सिनेरियो में बताई है, डैट इज के टाइम इज इक्वल टू 10 years एंड मनी गेट्स डबल्ड। अच्छा, तो हमें यहाँ पे थोड़ा सा क्रिएटिव होना पड़ेगा। फर्स्ट करें कि मैं कहता हूँ कि सम जो है वो है इक्वल टू एक्स, ठीक है जी, जो आपने इनिशियली इन्वेस्ट किया है, जिसे हम पी भी कहते हैं। तो क्या ख्याल है फिर एस किसके इक्वल होगा? जी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वो उससे डबल है तो डैट विल बी इक्वल टू 2x। तो हमारे पास इनिशियल इन्वेस्टमेंट को हमने अज्यूम किया है x, और जो हमारे पास जो फ्यूचर वैल्यू है डैट विल बी इक्वल टू 2x। अच्छा, अब चीज़ें थोड़ा सा जो है ना वो नज़र आना शुरू हो रही हैं, क्योंकि जहाँ पे नंबर्स नहीं दिए हुए हैं वो नीड टू बी क्रिएटिव, और यहाँ पे हम लोग नंबर या वैल्यू अज्यूम कर लेते हैं। अक्सर क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जिसमें उन्होंने कहा जी कि आपने एक्स अमाउंट इन्वेस्ट किया है, तो वो जो है ना वो 2 साल के बाद या 5 साल के बाद या 10 साल के बाद कितनी हो जाएगी। अच्छा, अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन ये है कि इज इट अ सिंपल इंटरेस्ट क्वेश्चन और ए कंपाउंड इंटरेस्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे रूल ये है कि अगर नहीं बताया हुआ तो देन इट इज़ ए सिंपल इंटरेस्ट क्वेश्चन। अच्छा, क्या इसी लाइन में से आप रेट फाइंड आउट कर सकते हैं कि रेट क्या होगा? अगर हम ऊपर लाइन को पढ़ें, द सम ऑफ मनी वुड बी डबल्ड इन 10 years, तो बस इस इंफॉर्मेशन से हम क्या रेट निकाल सकते हैं? जी बिल्कुल, नज़र तो आ रहा है कि हम निकाल सकते हैं। हम लोगों ने कहा कि जी टाइम को रख लें 10 years, प्रिंसिपल जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो x रख लें, जो फ्यूचर वैल्यू है वो 2x रख लें, तो मतलब 2x हो जाएगी, और रेट आपने फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से मैं रेट फाइंड आउट कर लूँगा, और ये वो रेट होगा जिस रेट के ऊपर वो एक्चुअली जितने भी पैसे हैं वो इन्वेस्ट हो रहे हैं। अब यहाँ पे एक मज़े की बात ये है, शायद आपने जो है वो गौर किया हो, वो ये है कि व्हेन यू अप्लाई द फॉर्मूला एस इज इक्वल टू पी इंटू 1 + RT, तो ये जो प्रिंसिपल अमाउंट है ये उधर जाके डिवाइड होनी होती है, ठीक है जी। तो S/P इज इक्वल टू 1 + RT। तो अगर प्रिंसिपल में और सम में जो फ्यूचर वैल्यू दोनों में x आ रहा है तो वापस में कट जाएगा, तो x यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा। बहरहाल मैं ऐसे करता हूँ कि मैं वैल्यूज पुट करता हूँ और मैं r फाइंड आउट करता हूँ। s इज इक्वल टू 2x, प्रिंसिपल अमाउंट इज x, 1 + द रेट इज समथिंग दैट वी नीड टू फाइंड आउट, एंड द टाइम इज 10 years, ओके, और 10 आर। तो यहाँ से x उधर जाएगा तो बनेगा 2x/x + 1 इज इक्वल टू 10r। तो x से कट जाएगा और ये 1 फिर उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो यू विल गेट 1 इज इक्वल टू 10r, एंड r विल बी इक्वल टू 1/10 विच इज इक्वल टू 0.10 या 10%, ओके। अच्छा, अब आपको पता चल गया इस पहली लाइन से कि जो पैसे हैं वो 10% पे इन्वेस्ट हुए हुए हैं, इसलिए तो वो डबल हो जाते हैं कितनी देर में? 10 सालों में। नाउ लेट्स मूव ऑन। द नंबर ऑफ ईयर्स इट वुड बी 4 times, कितनी देर में ये 4 गुना हो जाएंगे? इज, और उसके आगे उसने नंबर ऑफ ईयर्स लिखे हुए जो आपने फाइंड आउट करना है। इसका मतलब ये है कि नाउ वी नो कि 10% रेट है, प्रिंसिपल जो है वो हमारा x है, हमें फ्यूचर वैल्यू 4x चाहिए, रेट है हमारा 10%, एंड यू जस्ट नीड टू फाइंड आउट द टाइम।
फॉर्मूला के अंदर जितनी चीज़ें आपने पुट इन करनी है वो तमाम अवेलेबल हैं. एस इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर टी विल बी योर फॉर्मूला, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट है, सेम क्वेश्चन, सेम इन्वेस्टमेंट रेट एंड सेम इन्वेस्टमेंट टाइप. तो एस इज इक्वल टू 4x ओवर equal to x 1 plus what is the rate 0.10 and we need to find out the time. Okay, x goes below 4x तो ये x से कट जाएगा, that is 1 plus 0.10 time और you will get 4 minus 1 3, ये 1 उधर जाके माइनस हो जाएगा, 0.10 t and time will be equal to 0.10 divided by 3 divided by 0.10 will be equal to 30. और टाइम जो होता है वो आपको पता है कि ईयर्स में होता है, तो योर आंसर इज 30 years, राइट. ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. जी, इस क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. इसमें इजी कैलकुलेशंस इन्वॉल्व हैं, लेकिन स्टूडेंट्स को इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट और इसकी जो सिनेरियो है उसको समझने में दिक्कत होती है. तो हम डिस्कस करते हैं जी. सलीम हैज़ परचेज्ड एन इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट हैविंग ए फेस वैल्यू ऑफ 50,000. एक इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट परचेज किया है जो उन्होंने 50,000 रुपये का परचेज किया होगा, क्योंकि उन्होंने डिस्काउंट पे परचेज किया है, ऐसी कोई बात नहीं बताई गई है. तो उन्होंने 50,000 रुपये दिए होंगे और एक सर्टिफिकेट परचेज किया होगा. इट कैरीज इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 12% पेबल एनुअली एंड वुड मैच्योर आफ्टर 4 years. जो 50,000 रुपये हैं इसके ऊपर 12% एनुअल कंपाउंडिंग के साथ इंटरेस्ट मिलेगा और टाइम है जी 4 साल. यानी कि 4 साल के बाद आप जाएंगे, सलीम साहब को वो सर्टिफिकेट जब वो वापस करेंगे, वो कागज़ वापस करेंगे, और जिससे भी उन्होंने ये इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट परचेज़ किया है वो बंदा सलीम साहब को 50,000 रुपये के ऊपर 12% एनुअली इंटरेस्ट 4 सालों के लिए लगा के टोटल अमाउंट इनको दे देगा. फॉर हाउ मच, नाउ द क्वेश्चन स्टार्ट्स है और यहीं से कन्फ्यूजन स्टार्ट होती है. फॉर हाउ मच कैन सलीम sell this investment to a person whose required rate of return is 10%. पहले तो ये चीज़ समझना ज़रूरी है कि इस क्वेश्चन में वो करना क्या चाह रहा है. आज से 4 साल के बाद एक इन्वेस्टमेंट जो है वो मैच्योर होगी और उस वक्त उसको कुछ पैसे मिलेंगे. तो जो सर्टिफिकेट आज सलीम साहब के हाथ में है उसकी वैल्यू जो है वो फ्यूचर में हमें रिकवर होगी. तो जो पैसे फ्यूचर में मिलने होते हैं उनकी फ्यूचर की वैल्यू का हम कंसिडर नहीं करते, उसकी प्रेजेंट वैल्यू को कंसिडर करते हैं. आज ये सर्टिफिकेट मिस्टर सलीम साहब किसी एक बंदे को अगर सेल करेंगे तो कितने का सेल करेंगे. देखिए, आपके पास एक चीज़ है जो आपने 50 रुपये की आज परचेज की है, तो जब आप किसी बंदे को सेल करोगे तो आप कितने की सेल करने की कोशिश करोगे. आप उसको मोर देन 50 की सेल करने की कोशिश करोगे. योर सेल प्राइस शुड बी मोर देन 50, राइट. क्योंकि आज आपने ये परचेज किया और आज ही आप ये सेल करना चाह रहे हो. हर बंदे के लिए जो है वो पैसे की वैल्यू सेम है, तो आप उसको कोशिश करोगे कि 50 से ज़्यादा की सेल करो, क्योंकि तभी तो आपको प्रॉफिट आएगा. अगर आप उसको 50 पे सेल करोगे यू विल गेट नो प्रॉफिट, और अगर आप उसको 50 से कम पे सेल करोगे तो यू विल गेट ए लॉस. तो यू डू नॉट वांट टू गेट ए लॉस एंड यू डेफिनेटली वांट टू गेट ए प्रॉफिट. अच्छा, अब यहाँ पे जो डिफरेंस अराइज होता है वो इस चीज़ से होता है कि आपके पास एक सर्टिफिकेट है जिसके ऊपर 12% इंटरेस्ट मिल रहा है और आप इसको एक ऐसे बंदे को बेचना चाहते हैं जो ये कहता है कि यार 10% इंटरेस्ट इज़ इनफ फॉर मी. तो हम उसे अगर यही सर्टिफिकेट बेच रहे हैं तो ये वाला जो सर्टिफिकेट है ये उसको ज़्यादा वैल्यू दे रहा है, और वो जो ज़्यादा वैल्यू है वो उसके लिए उसकी रिक्वायर्ड नहीं है. तो हम बजाय इसके कि ये सर्टिफिकेट उसको 50,000 का बेचें, हम इसको ये सर्टिफिकेट महंगा बेचेंगे, क्योंकि उसको रिक्वायर्ड था कि ये 10% मुझे इन्वेस्टमेंट मिलनी चाहिए, इंटरेस्ट मिलना चाहिए, और हम उसको 12% इंटरेस्ट वाला सर्टिफिकेट दे रहे हैं. तो इस तरीके से होगा ये कि क्योंकि उसके दिमाग में 10% का बेंचमार्क है, हम उसे कहेंगे कि ठीक है, तुम्हारे 10% के हिसाब से ये वाला सर्टिफिकेट तुम्हारे लिए ज़्यादा महंगा होगा, 50,000 का नहीं होगा. उसे नहीं पता कि हमने इसको 50,000 का लिया है, उसे ये भी नहीं पता कि ये सर्टिफिकेट के ऊपर इंटरेस्ट कितना है. बहरहाल हम उसको कितने का बेचेंगे, दिस इज़ द क्वेश्चन. हमें उसे ये सर्टिफिकेट कितने का बेचना चाहिए. अच्छा, ऐसे भी हो सकता है
कि एक सर्टिफिकेट आया, ये जो सलीम साहब ने परचेज कर लिया, और इस सर्टिफिकेट के ऊपर उन्होंने एक कंपनी से जाके स्पेशली ये बताया कि भाई देखो मैं तो आपका जानने वाला हूँ, जो बंदा सर्टिफिकेट इशू कर रहा था वो उनकी पुप्पी का पुत्र था, और उसने जो है ना वो स्पेशली ये रिक्वेस्ट की कि यार मुझे रेट ज़्यादा दो। तो उन्होंने कहा ठीक है यार, एक सर्टिफिकेट है, इसको रेट ज़्यादा दे देते हैं। तो मार्केट में चल रहा था 10%, और इस एक स्पेसिफिक सर्टिफिकेट के ऊपर जो सलीम साहब का सर्टिफिकेट था वो 12% मिल गया। अब सलीम साहब ने जो है ना वो सर्टिफिकेट को मैच्योर करने की बजाय सेल करना है। तो इस तरीके से अब आपको ये चीज़ समझने में आसानी होगी कि एक सर्टिफिकेट के ऊपर रेट ज़्यादा लगा हुआ है, लेकिन मार्केट में शायद रेट इस वक्त कम चल रहा है। ये एक सिनेरियो हो सकता है, इस तरह का भी क्वेश्चन आ सकता है, या ये वाला सिनेरियो, दोनों सेम है कि जहाँ पे जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है वो कम है और जो अवेलेबल रेट है वो ज़्यादा है। तो फिर मिस्टर सलीम साहब क्या करेंगे, वो इस चीज़ का बेनिफिट लेंगे। वो ये कहेंगे कि यार मार्केट में इस वक्त 10% का सर्टिफिकेट मिल रहा है, मैं आपको 12% का सर्टिफिकेट दे रहा हूँ, तो ऐसे में मैं 50,000 का नहीं दूंगा, मैं आपको महंगा दूंगा। अब चीज़ें जो है ना वो सेंस बना रही हैं, इट मेक सेंस कि यार इसको किस तरीके से जो है ना हाउ दिस हैपन्स, या ये कैसे हो सकता है। बहरहाल तो हम लोग क्या करेंगे, सलीम साहब ये कहेंगे कि आज से 5 साल के बाद आपको कुछ पैसे मिलने वाले हैं विच इज़ एस, इस सर्टिफिकेट के ऊपर, और वो मिलेंगे 12% के ऊपर। वो जो फ्यूचर में पैसे मिलने हैं उसको आप डिस्काउंट करेंगे 10% के ऊपर। ये जो फ्यूचर पे पैसे मिलने हैं उसको वापस लेके आएंगे 10% के ऊपर। तो यहाँ पे जो पैसे आएंगे दैट इज द वैल्यू ऑफ द सर्टिफिकेट फॉर 10% रेट। अच्छा, ये जो 10% रेट के ऊपर जो सर्टिफिकेट की वैल्यू है, दिस शुड बी माई सेल प्राइस। ठीक है जी, ये सेल प्राइस होनी चाहिए। अब इसको करते हैं, देखें हमारे पास है इनिशियल इन्वेस्टमेंट विच इज 50,000, टाइम था जी 4 years, रेट था जी 12%। तो हमारे पास जो एस आएगा डैट विल बी इक्वल टू, यू कैन फाइंड आउट एस इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर इज टू पावर टी। बाय पुटिंग द वैल्यूज यू विल गेट एस इज इक्वल टू प्रिंसिपल 50,000, rate 0.12 and time 4 years, पावर में 400। ठीक है जी, you will get the answer 78676। ओके, अब ये जो पैसे हैं ये हम यहाँ पे S की जगह पे प्लॉट करेंगे कि 78676, रेट है जी 10%, टाइम है जी 4 years, तो P कितना बनता है। फॉर्मूला वही होगा, बस P जो है वो हम इधर रहने देंगे, P विल बी इक्वल टू S ओवर 1 प्लस R पावर T। सो यू विल गेट P is equal to S which is 78676 divided by 1 plus what will be the rate G। इस दफ़ा रेट जो होगा वो 10% होगा, तो हम 10% रेट लगाते हैं, इसको लिख लेते हैं जी 0.1, और पावर में हम लोग टाइम लिखते होते हैं which will be equal to 4। तो आपके पास जो P बनेगा that will be equal to 53,736। नाउ ये है एक्चुअली उस सर्टिफिकेट की प्रेजेंट वैल्यू, क्योंकि वो सर्टिफिकेट ऐसा रेट दे रहा था जो अब नहीं मिलता। तो मिस्टर सलीम को चाहिए कि कम से कम इस अमाउंट पे सेल करे, इससे ज़्यादा, इससे कम पे सेल ना करे, इससे ज़्यादा पे सेल करे, क्योंकि ये उसकी एक्चुअल वैल्यू है। इसकी वैल्यू से ज़्यादा के ऊपर जो है वो हम लोग सेल करना चाहते हैं, वैल्यू प्लस पे सेल करना चाहते हैं, वैल्यू माइनस पे या एग्जैक्टली वैल्यू पे भी हमें सेल नहीं करना चाहिए। यही बात अभी हमने की ना, कोई चीज़ लिया 50 की तो 50 इज़ द वैल्यू, यू शुड नॉट सेल इट ऑन 50 एंड यू शुड नॉट सेल इट ऑन 50 माइनस समथिंग। तो वैल्यू माइनस में सेल नहीं करनी चाहिए, वैल्यू प्लस में सेल करनी चाहिए, उसमें यानी कि कुछ और ऐड करना चाहिए, दैट विल बी योर प्रॉफिट। तो वैल्यू प्लस प्रॉफिट पे इसको सेल करना चाहिए। तो कम से कम 73,736 पे उसको सेल करना चाहिए। अब क्या 53,736 से ऊपर अगर जाना है तो क्या 53,737 पे सेल कर दें? जी कर दें। 53,738 पे सेल कर दें? जी कर दें। 70,000 पे सेल कर दें? जी बिल्कुल कर दें, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। 80,000 पे सेल कर दें, ये और अच्छी बात है, क्योंकि एक सर्टिफिकेट है जिसकी वैल्यू 53,736 रुपये है, आप उसको जितना महंगा सेल करेंगे आपको उतना ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो ऑप्शंस की तरफ चलते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है वो कहता है 44,643 पे सेल करें, हम कहेंगे नहीं भाई दिमाग ख़राब नहीं है। 60,000 पे सेल करें, हम कहते हैं हाँ ये अच्छी अमाउंट लग रही है। 53,170 पे सेल करें, नहीं जनाब
53,660 के करीब इसका, 53,736 के करीब इसका आंसर आ रहा है। तो 53,170 पे भी नहीं सेल करना चाहिए। 50,000 पे सेल करना चाहिए जी, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो योर करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन बी, कि इसको 60,000 पे सेल कर दो। अब जो आंसर इस प्रेजेंट वैल्यू से बड़ा होगा, आप उसके ऊपर इसको सेल करोगे तो यू विल गेट द प्रॉफिट, राइट। तो एक्चुअली इसकी जो ऑप्शंस होनी चाहिए थी वो कुछ इस तरीके से होनी चाहिए थी कि मोर देन 53,736 वुड बी योर करेक्ट आंसर। लेकिन जो उन्होंने ऑप्शंस दिए हैं उनमें से 3 ऑप्शंस इस नंबर से नीचे किए हैं, इसके ऊपर तो हमें सेल नहीं करना चाहिए। ठीक है जी। फॉर हाउ मच कैन सलीम सेल दिस इन्वेस्टमेंट। वैसे तो खैर कैन का मतलब होता है कि वो सेल कर सकते हैं कि नहीं, तो वो सलीम साहब तो कुछ भी कैन सकते हैं। ठीक है जी, वो तो किसी भी रेट के ऊपर उसको सेल कर सकते हैं, इवन 50 रुपये पे भी सेल कर सकते हैं, 100 रुपये पे भी सेल कर सकते हैं। बट यहाँ पे होना चाहिए था फॉर हाउ मच शुड सलीम सेल दिस इन्वेस्टमेंट to the person whose required rate of return is 10%. So your answer should be more than 53,736, राइट। तो यहाँ पे हम लोग ये क्वेश्चन कंक्लूड करते हैं। आई होप कि आपको इसकी समझ आई होगी। थैंक यू।